तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद निमसा में। हमेशा की तरह मैं हमेशा जो आशा कर रहा हूँ, वो आज भी आशा यही कर रहा हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मुझे लगता है कि लगभग सरकार के आदेशानुसार दीपावली की छुट्टियाँ भी हो गई है, तो आप सब दीपावली की छुट्टियों का आनंद और लाभ उठा रहे होंगे। लेकिन इसके साथ ही हमें वो आनंद इतना भी नहीं उठाना है कि हम अपनी पढ़ाई से दूर हो जाएँ, क्योंकि हाफ ईयरली भी आपकी बहुत नज़दीक है और इसके साथ ही जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो उनका अपना लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। खैर इसके साथ ही छुट्टियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई के प्रति अपना थोड़ा ध्यान दें। चलिए साथियों चलते हैं, बिना देरी किए हम अपने अपने पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे साथियों संघवाद के बारे में। क्या है संघवाद? इनके बारे में देखेंगे। संघवाद की पृष्ठभूमि क्या है? क्या हिंदुस्तान में ही संघवाद है, अन्य देशों में संघवाद नहीं है? या इससे पहले या हम ये भी देखेंगे कि क्या हिंदुस्तान और बाकी अलग-अलग देशों में संघवाद की अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, उन सब के बारे में और इसके साथ ही संघवाद को समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदुस्तान में संघवाद है तो किस प्रकार है। जैसे कि साथियों अगर हम संघवाद की सामान्य तरीके से बात करें तो सामान्य अर्थ में संघवाद का अपने अर्थ होता है कि शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का पृथक्करण ही क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। ये मतलब सामान्य अर्थों में है संघवाद का अर्थ। लेकिन क्या शक्तियों का पृथक्करण ही संघवाद हो जाता है? या केंद्र और राज्यों के मध्य मध्य जो शक्तियों की भिन्नता है, वो संघवाद है। सामान्य अर्थों में संघवाद यही है। लेकिन फिर भी संघवाद की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ हैं, भिन्न-भिन्न अवधारणाएँ हैं। उन अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे हम आज और इससे पहले संघवाद की पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। अ, हम आज बात करने जा रहे हैं विश्व के 1-2 देशों के उदाहरण भी देंगे, जैसे कि शीत युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 गुटों में बँट गया और उसमें 2 शक्तिशाली गुटों में से एक शक्तिशाली गुट था सोवियत संघ जिसे आज के ज़माने में रूस कहते हैं। तो साथियों वो भी एक संघात्मक इकाई ही थी, संघात्मक श्रेणी ही थी, लेकिन फिर भी वो टूट गई। संघात्मक होने के बावजूद भी टूट गई। उसी प्रकार पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी टूट गया था कहीं न कहीं। इसके साथ ही कनाडा भी इस स्थिति में आ चुका है कि वो भी टूटने की स्थिति में है। तो ख़ैर इनके बारे में मतलब हम कल्पना करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा हुआ तो अगर ऐसा नहीं होता तो इसके अलग कौन से मतलब कारण या तथ्य या इनकी सरकारें कौन-सा अलग रूप अपनाती या अवधारणा अपनाती जिससे कि इनके देश को टूटने से या विभाजित होने से बचाया जा सकता है। जैसा कि साथियों हम सब जानते हैं कि अपने 1989 में ज्यों ही जर्मनी का वापस एकीकरण होता है। मैं वापस एकीकरण इसलिए बता रहा हूँ, ये जर्मनी का एकीकरण है सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिमी जर्मनी अमेरिका और पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के जो दीवार थी जो बर्लिन की दीवार, उनको तोड़ी गई 1989 उस समय की घटना है। और उसके बाद ज्यों ही बर्लिन की दीवार टूट गई या जो जर्मनी में जो दीवार खड़ी थी, दोनों जर्मनियों को मतलब पश्चिमी जर्मनी और पूर्व जर्मनी को विभाजित करने वाली दीवार थी, उसे ज्यों ही तोड़ा गया। और उसे तोड़ने के तुरंत बाद धीरे-धीरे सोवियत संघ विघटन की ओर आगे बढ़ता है और आखिरकार दिसंबर 1991 को यल्तसिन के द्वारा सोवियत संघ के विघटन की घोषणा भी कर दी जाती है और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है रूस, जो आज भी जैसे कि आज भी रूस-यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो वही रूस है जो 1991 में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनता है। तो खैर साथियों, 1991 तक आते-आते सोवियत संघ के लगभग 12 टुकड़े हो गए थे। इसके साथ ही एक तो क्या था कि टुकड़े अब होने के क्या कारण थे? कारण ये था मतलब संघवाद तो था, लेकिन फिर भी कारण ये था कि केंद्र इतना मजबूत हो गया था कि बाकी वालों के ऊपर हावी होने लगा। कहने का मतलब है सोवियत संघ अपने जितने भी जो राज्यों के संघ थे, उन सब के ऊपर क्या होने लग गया था हावी, जिसके कारण राज्यों को ये लगने लगा था कि अब हमारी शक्तियाँ कहीं न कहीं ठीक तरीके से प्रयोग नहीं आ रही है। केंद्र हमारे ऊपर हावी हो रहा है अर्थात संघ हमारे ऊपर हावी ज़्यादा हो रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है हमारे निर्णयों में। और इसके साथ ही दूसरा है भाषाई वाला मामला। भाषाई मामला हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हमारे देश की भी बात उदाहरण देकर हम समझेंगे। उज़्बेकिस्तान में भाषा का मामला था, लेकिन फिर भी सोवियत रूस अपने बातों को मनवाने के लिए उसके ऊपर दबाव डाल रहा था, जिसके कारण उज़्बेकिस्तान सोवियत संघ से टूटकर अलग हुआ, विभाजित नया देश बना। ये उज़्बेकिस्तान वही है जहाँ पर जिसकी राजधानी ताशकंद है और इसी ताशकंद में हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री जिनका देहांत होता हुआ था या जिनका निधन हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, तो साथियों खैर ये तो कारण है रूस के। उसके बाद हमने देखा किसके बारे में?
पाकिस्तान के बारे में। हमारा पड़ोसी देश एक दिन भारत का ही हिस्सा था, लेकिन आज हम सबका दुर्भाग्य है कि अलग देश है। लेकिन फिर भी 1947 14 अगस्त 1947 कहने का मतलब है कि अपने माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 इस योजना के तहत कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग देश होंगे। जो भारत 15 अगस्त को आजाद होगा, पाकिस्तान 14 अगस्त को। तो ज्यों ही 14 अगस्त को पाकिस्तान मतलब अलग हुआ तो यही कहा गया था कि मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र को पाकिस्तान माना जाएगा। तो एक जगह तो थी नहीं, दो अलग-अलग जगह पर थी। इनके बारे में हमने अपने पहले वीडियो में चर्चा की है। अगर आपने ठीक ढंग से नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो अलग-अलग थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों के मध्य भाषाई विवाद हुआ और उसी भाषाई विवाद के कारण ही क्या हुआ साथियों कि देश विभाजित हुआ और 1971 में बांग्लादेश नया बनकर उभर गया दुनिया के मानचित्र में। तो खैर ये है पाकिस्तान की बात। उसी प्रकार हिंदुस्तान की अगर बात करें, हिंदुस्तान में विभाजन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भाषा के आधार पर हुआ क्या था हमने देखा 1953 में पहली बार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला हिंदुस्तान का पहला राज्य। तो ये सभी घटनाएं कहीं न कहीं हमको संघवाद को समझाने में मतलब सहायता करती है, हमारा सहयोग देती है। तो खैर लेकिन इतने महाशक्तिशाली देश जैसे सोवियत संघ जैसे देशों का विघटन हो गया, कनाडा इस स्थिति में विघटन होने की स्थिति में, पाकिस्तान का हो गया, इसे ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इन देशों के विभाजन के बाद हमारा देश एक सुरक्षित, एकीकृत है, अखंड बना हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है और इसका श्रेय देना चाहिए हमारे संविधान नेताओं को क्योंकि उन्होंने ऐसी-ऐसी नीतियों का प्रयोग किया जिसके कारण राज्य और केंद्रों के मध्य जो संबंध है, वो मतलब एकता के सूत्र को स्थापित करने वाले हैं, वो संबंध आपसी सहयोग से स्थापित होने वाले हैं, ऐसे संबंधों का ज़िक्र किया है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में राज्य और केंद्र के मध्य विवाद नहीं होते हैं, विवाद होते हैं। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि विवाद किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार नहीं होते हैं। हम गहराई में चर्चा करेंगे लेकिन इस वीडियो में नहीं, अपने अगले वीडियो या आगे आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। तो खैर ये तो बात है अपने पृष्ठभूमि है संघवाद की। अब आगे बात आती है कि संघवाद की अवधारणाएँ कहाँ-कहाँ से हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो साथियों वर्तमान में हिंदुस्तान में 8वीं अनुसूची में 22 तो भाषाएँ हैं और इसी के साथ ही 121 या 121 भाषाओं के आस-पास मान्यता प्राप्त भाषाएँ हैं हमारी, जो बाकी छोटे-मोटे इलाकों में या अलग भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में हज़ारों भाषाएँ बोली जाती है भारत में। तो कहने का मतलब है कहा जाता है कोस-कोस पर वाणी पानी बदले 5 कोस पर वाणी। तो ये कथन चरितार्थ है हिंदुस्तान में कि हम एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाएँगे या 10-15 किलोमीटर या 20 ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर का जो मतलब जो दूरी है, उस दूरी के बाद हमें किसी न किसी शब्द में भाषाई शब्द में अंतर तो मिल ही जाएगा। तो ख़ैर यही बात है यहाँ पर संघवाद के तौर पर। तो इतना होने के बावजूद भी हिंदुस्तान जैसे देश ने एक इतने महत्वपूर्ण संघवाद को अपनाया कि जो देश को कहीं न कहीं मजबूती भी प्रदान करता है। लेकिन संघवाद होने के बावजूद भी हमारे देश में साथियों संघ की ओर झुकाव है, अर्थात केंद्र की ओर झुकाव है। हालाँकि ये अवधारणा हमने कनाडा से प्राप्त की है। इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे, अमेरिका और भारत के बीच विभाजन भी पढ़ेंगे संघवाद का। अब हम बात करते हैं साथियों संघवाद की अवधारणा के तौर पर। संघवाद की अवधारणा के तौर पर वे तत्व काम आते हैं साथियों कि सामान्य अर्थों में देखा जाए तो हम संघवाद कब कह सकते हैं कि संघवाद तब होता है या संघवाद की अवधारणा में मतलब चीजें सम्मिलित है या वे तथ्य आते हैं जिनका जिक्र अभी हम करने जा रहे हैं। तो पहली चीज तो यही है साथियों कि संघवाद में केंद्र और प्रांत की अलग-अलग सरकारें होती है। संघवाद में केंद्र और यहाँ अपन लिख ही देते हैं यहाँ पे संघवाद। संघवाद का सामान्य अर्थ है वो आपके शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब होता है विभाजन, अलग-अलग शक्तियां बटी हुई होना। अब देखिए साथियों, जो संघवाद की अवधारणा में सम्मिलित है, अवधारणा वो क्या-क्या है या फिर इस कह सकते हैं अर्थ कह सकते हैं में सम्मिलित तथ्य। हाँ, अर्थ में सम्मिलित तथ्य तो खैर देखिए, तो सबसे पहली चीज क्या है कि केंद्र और
प्रांतीय सरकार, प्रांतीय सरकार केंद्र स्तर पर अलग है और प्रांत के स्तर पर अलग सरकार है। यहाँ प्रांत का मतलब है राज्य, एक केंद्र सरकार अलग होगी और प्रांत में प्रांतीय सरकार अर्थात राज्य में राज्य सरकार अलग होगी। दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्रों में काम करेगी। पहला तथ्य तो यही है साथियों। दूसरा क्या है कि जैसे केंद्र और प्रांतीय, उसी प्रकार क्या है नागरिकता। और नागरिकता की बात करें तो संघवादी देशों में दोहरी नागरिकता होती है। नागरिकता कैसी होती है? दोहरी। लेकिन हिंदुस्तान जैसे देशों में क्या है, मतलब अपन भारत ही लिखें, भारत जैसे देशों में एक हरी नागरिकता है, देशों में एक हरी नागरिकता, एक हरी नागरिकता। और हिंदुस्तान में एक हरी नागरिकता कैसे है देखिए समझिए। जैसे कि हम बात करें, हमें नागरिकता देने वाला भारतीय संविधान है और इसके साथ ही हमारी नागरिकता एक है कि हम सब भारतीय हैं। लेकिन हम भारतीय होने से ये तो है, लेकिन अगर हम क्या जोधपुर से या गुजरात के किसी भी जिले में जाएंगे तो वहां हम ये कहेंगे कि भारतीय हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। उस समय हम ये कहेंगे कि हम राजस्थानी हैं, या गुजरात वाले यहाँ आएंगे तो वे हमें कहेंगे कि हम गुजराती। उसी प्रकार हम जिलों के स्तर पर देखें, जोधपुर वाले बाड़मेर जाते हैं तो वो कहते हैं हम मतलब जोधपुरी है, या फिर बाड़मेर वाले जोधपुर आते हैं या जयपुर वाले जोधपुर आते हैं तो वो कहते हैं ये जयपुर वाले आ गए हैं। तो खैर ये चीजें हैं। और अगर मान लो हम भारत देश को छोड़कर विदेश में जाते हैं तो वहां हम ये नहीं कहेंगे कि हम जोधपुर वाले हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम राजस्थान वाले हैं, बल्कि वहां हम सब कहेंगे कि हम सब क्या है, भारतीय है। तो इस प्रकार जैसे हिंदुस्तान में एक हरी नागरिकता है, उसी प्रकार अमेरिका में एक हरी नागरिकता न होकर दोहरी नागरिकता है, अर्थात नागरिकता का सिद्धांत भी संघवाद में चलता रहता है। तो दोहरी नागरिकता, अमेरिका में राज्यों की नागरिकता अलग है और केंद्र की नागरिकता अलग है। उसके बाद है संविधान। क्या है साथियों? संविधान। और संविधान, संविधान का मतलब होता है प्रत्येक संघवाद को अपनाए हुए देश में, ऐसा देश जिसने संघवाद की रणनीति को अपनाया है या संघवाद को अपनाया है, उस देशों में अपना एक क्या होगा, निश्चित संविधान होगा। और उस संविधान के तहत ही वो सरकारें क्या करेगी, काम करेगी। और उनकी शक्तियों का बंटवारा ही केंद्र और राज्यों के मध्य संविधान के द्वारा ही दिया जाएगा कि ये केंद्र की शक्तियां हैं और ये राज्य की शक्तियां हैं। ठीक है साथियों। और इसके साथ ही अगर हम चौथी बात करें, वो बात होती है अपने, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका। अब देखिए, संघवाद जैसा राज्य है, हो सकता है कि उसमें विवाद उत्पन्न हो जाए, उस विवाद को समाप्त करने के लिए या उस विवाद को दूर करने के लिए या विवाद का निपटारा करने के लिए क्या होनी चाहिए, एक निष्पक्ष न्यायपालिका। तो संघवाद में ये भी सम्मिलित है कि एक निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। अब खैर साथियों, ये इनके अवधारणा में या अर्थ को समझने के लिए अर्थ में सम्मिलित इतनी चीजें आती है। जैसे सबसे पहले है केंद्र और राज्य सरकार है, प्रांतों में अलग सरकार होती है, केंद्रों में अलग सरकार होती है, वे अपना अपना कार्य करती है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। उसी प्रकार नागरिकता देखें तो किसी में दोहरी नागरिकता है तो किसी में भारत जैसे देशों में एक हरी नागरिकता है। वहीं संविधान होता है संघवाद वाले देशों का अलग से, और सभी चीजें उनके संविधान में लिखी जाती है। और अगर केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद हो जाता है, उन विवादों को सुलटारा करने के लिए भी एक निष्पक्ष क्या होती है, न्यायपालिका होती है। अब साथियों, ये तो है सामान्य तरीके से संघवाद के तौर पर। अब हम इसे समझने के लिए एक और बात करेंगे, और वो हमारी बात ये होगी कि हम, आपने सबने सुना होगा या हम सबने सुना है कि वेस्ट इंडीज भी दुनिया का एक देश है। वो दुनिया का एक देश नहीं है साथियों, क्योंकि वो ना तो एक स्वतंत्र राष्ट्र है और ना ही एक, मतलब एक समूह बन पाया है। तो खैर ये क्या है, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, उनके बाद हम भारत के संघवाद की चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज की, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज भी दुनिया का, मतलब पूर्ण तरीके से कहा जाने वाला देश नहीं है। हमने पढ़ा है क्रिकेट की टीमों में बहुत बार, जैसे कि पिछले अपने जो वर्ल्ड कप चल रहे थे, उन जो विश्व कप में क्रिस गेल के नाम से दोहरे शतक लगाए गए हैं। तो खैर, और क्रिस गेल ही वही वहीं का खिलाड़ी है जो वेस्ट इंडीज का है। तो हम आज यहाँ वेस्ट इंडीज की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम संघवाद को समझने का इसके तहत क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। साथियों, वेस्ट इंडीज भी भारत की तरह अंग्रेजों का एक उपनिवेश था। जिस प्रकार भारत भी एक अंग्रेजों का उपनिवेश था, उसी प्रकार वेस्ट इंडीज पर भी
क्या थे, मतलब अंग्रेजों का, वो भी वहां पर सत्ता किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के हाथ में। तो खैर साथियों, और वैसे इनका नाम भी वेस्ट इंडीज ही है, तो अमूमन बहुत सारे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का नाम भी भारत से मिलता जुलता है, यानी कि ये सब वो मजदूर है जो हिंदुस्तान से वहां गए थे, रहे थे। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन फिर भी एक वेस्ट इंडीज मतलब ये भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। अब देखिए 1900 और अपने 58 में एक संघ बना, 1958 में वेस्ट इंडीज का एक संघ बना, और उस संघ का नाम क्या था ये याद रखना है कि फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। उस संघ का क्या नाम था? फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज। ठीक है, कब बना साथियों? 1958 में। इसकी खुद की केंद्रीय सरकार थी, केंद्रीय सरकार थी, लेकिन इनकी जो केंद्रीय सरकार थी वो इतनी सशक्त मजबूत नहीं थी, जिसके कारण क्या हो गया, 1962 तक आते आते इस संघ का, इस संगठन का क्या हो गया, 1962 में इस संगठन का, इस संगठन का विघटन हो गया, मतलब ये संघ का क्या हो गया, टूट गया। अब उसके बाद देखिए साथियों, घटना है 1973 की। 1973 में वेस्ट इंडीज और उनके आसपास के जो देश थे उनके मध्य, या जो जितनी भी वहां की जो केंद्र सरकारें थी या वहां के दल थे, उन सब की सब में एक मतलब ऐसा समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत एक संधि की गई जिसे चिंगू आरामस की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? चिंगू आरामस की संधि। और ये चिंगू आरामस की संधि कब होती है साथियों? ये होती है 1973 में, और इसी चिंगू आरामस की संधि के तहत ही एक वहां क्या बनाया जाता है, कैरोबियन, कोरिबियन, माफ कीजिए, कौन सा? कोरिबियन समुदाय बनाया जाता है। कौन सा समुदाय? कोरिबियन समुदाय। और ये कोरिबियन समुदाय क्या करता है, वहां की एक साझा कार्यपालिका का निर्माण करता है, साझा कार्यपालिका का निर्माण। और ज्यों ही ये साझा कार्यपालिका का निर्माण होता है, तो जितने भी इस संघ में सम्मिलित है, मतलब चिंगू आरामस की संधि के तहत कैरिबियन समुदाय में जितने भी देश सम्मिलित है, वे सभी देश क्या करते हैं, अपने आप में ना तो स्वतंत्र देश है, ना तो स्वतंत्र देश, और ना ही अलग, और ना ही एकीकृत है। ठीक है, बल्कि जो ये साझा कार्यपालिका है इसके तहत ही रहकर इन सब की साझा संसद है, इन सब की साझा कार्यपालिका है, और जितने भी इन देशों के प्रधान होते हैं वो सब इनके तहत ही या इनके नियमों या इन संविधान के आधार पर ही वे अपनी क्या करते हैं, निर्णय करते हैं और अपनी बातें करती है। तो ये भी एक वेस्ट इंडीज के संदर्भ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ये भी एक संघ बनाया गया, किस तरीके से संघ बनाया गया है। तो खैर साथियों, ये तो बात हुई वेस्ट इंडीज की। आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है, हो सकता है चिंगू आरामस की संधि पूछ ले तो 1973 है। कोरिबियन समुदाय, इसी संधि के तहत इनका निर्माण किया गया, वेस्ट इंडीज से संबंधित है। वेस्ट इंडीज, फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज, मतलब वेस्ट इंडीज ये संघ का निर्माण कब हुआ? 1958, और इसके साथ ही 1962 में इस संघ का क्या कर दिया? विघटन, मतलब इनको समाप्त कर दिया। समाप्त करने का कारण था वहां की केंद्रीय सरकार क्या थी साथियों? कमजोर थी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, वो बात करेंगे भारत का, भारत में संघ। किसमें? भारत में संघ। देखिए साथियों, सामान्य तरीके से अगर हम बात करें तो भारत में
कुछ व्यक्तियों ने कहा है कि पूर्ण संघवाद है, कुछ व्यक्तियों ने कहा है कि आंशिक रूप से संघवाद है, कुछ व्यक्तियों ने कहा है अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई है हमने, लेकिन फिर भी जैसी भी हमारी प्रणाली है वो प्रणाली बेहतर है। और कहने का मतलब है कि विवाद होने के बाद भी ये तो है ही है कि परिवार में विवाद तो होते ही है। तो भारत एक पूरा परिवार है, जैसे कि हमने तो अपनी विदेश नीति में और शांतिपूर्ण स्वास्तित्व की नीति में वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है, पूरा विश्व ही हमारे परिवार के संदर्भ में बात की गई है। तो खैर ये भारत में एक संघवाद है, अर्थात शक्तियों का विभाजन। संघवाद तो यहाँ क्या है, भारत में शक्तियों का विभाजन का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक है, और इसके साथ ही इनमें क्या होता है, ये 3 तो प्रकार से शक्तियों का विभाजन है, और दूसरा क्या है कि भारत में 2 स्वतंत्र सरकारें हैं, और वे 2 सरकारें कौन सी है? एक है संघ सरकार और दूसरी है, पहली कौन सी? संघ सरकार, और दूसरी है साथियों वो अपने हैं राज्य सरकार। पहली संघ सरकार और दूसरी कौन सी है? राज्य सरकार। राज्य सरकार को प्रांतीय सरकार भी कहते थे, आज नहीं है, आज अपनी वो राज्य सरकार ही है, राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार। खैर आपको ये याद ही नहीं करना है, नहीं तो मुझे पता है कि और कहीं न कहीं गड़बड़ करोगे। लेकिन आपको पता होगा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत एक तीसरे स्तर की और सरकार जोड़ दी गई, और वो तीसरे स्तर की सरकारें हैं, वो है 73वां, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1992 संविधान संशोधन, आप समझ जाओगे। ठीक है, संविधान संशोधन की बात कर रहा हूं मैं, के तहत तीसरे स्तर की सरकार को, तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहा गया, स्थानीय सरकार कहा गया। ठीक है, ये स्थानीय सरकार का, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में, उसके तहत तीसरे स्तर की सरकार अपनाई हमने, जिसे स्थानीय सरकार का। लेकिन वास्तविक तरीके से भारत में 2 स्वतंत्र सरकारें हैं, एक संघ सरकार है और दूसरी है राज्य सरकार। ठीक है, संघ सरकार और राज्य सरकार के पास, अब देखो भारत एक संघीय देश है, तो इसके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अगर 2 सरकारें हैं तो दोनों के मध्य विवाद तय है, तो इसके लिए हिंदुस्तान के संविधान ने, अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ के लिए अलग विषय दे रखे हैं और राज्यों के लिए अलग विषय दे रखे हैं। लेकिन सशक्त और मजबूत किसे बनाया है? केंद्र सरकार को बनाया है। हम कैसे कहेंगे केंद्र मजबूत है? अभी हम देखेंगे, तथ्यों के माध्यम से भी समझेंगे, संविधान में लिखित बातों के माध्यम से भी समझेंगे संघवाद क्या है, मतलब संघ सरकार मजबूत है। वैसे जैसे कि हम बात करें कि हिंदुस्तान में जैसे वित्तीय संबंधी मामले सब किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है या संघ सरकार के पास है, जिसके कारण राज्य सरकारों को वित्त के लिए हमेशा किन के ऊपर निर्भर करना पड़ता है? संघवाद या संघ सरकार के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, जिसके कारण कभी-कभी विवाद भी होते हैं। इन विवादों के कारण भी कभी विवाद ज्यादा भी बढ़ते हैं। तो खैर, लेकिन फिर भी हमारे देश में ये है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है वो आपसी सहयोग से ही उनका निपटारा किया जाएगा। ये बहुत बेहतरीन बात की गई है। तो खैर, इन दोनों के बारे में अब इनको कौन-कौन से विषय दिए जाएंगे? इनको जो विषय दिए जाएंगे, जो भारत में शक्तियों का विभाजन 3 तरीके से किया गया है, वे विषय इनको दिए जाएंगे। इनमें 3 कौन सी शक्तियां हैं? तो इनमें जो 7वीं अनुसूची में जो शक्तियां लिखी गई है, 3 सूचियां, उन्हीं के तहत ही क्या होगा कि वही 3 शक्तियां सूचियां होगी, जिनके तहत क्या किया जाएगा, इनको अलग-अलग मतलब इनके विषय दिए जाएंगे। भाई केंद्र के पास कौन सा विषय रहेगा और राज्य सरकार के पास कौन सा विषय रहेगा। तो अब हम शक्तियों के विभाजन की बात करें और फिर शक्तियों के साथ उदाहरण देकर भी समझेंगे। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि केंद्र और राज्य के मध्य के सारे मतलब वित्तीय अगर किसी के पास है वित्त संबंधी, तो या वित्त के जो ज्यादा स्रोत है वो केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास कम है, और राज्य सरकार को काम ज्यादा करना पड़ता है, केंद्र सरकार को काम कम करना पड़ता है। तो इसके संदर्भ में अगर हम अपने परिवार से उदाहरण देखें,
तो देखो साथियों कि घर का सारा मैनेजमेंट है, सारा का सारा काम कौन करती है? माता जी करती है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो पैसे होते हैं वो सब पिताजी के पास होते हैं। तो उसी तरीके से केंद्र सरकार के पास सारे के सारे पैसों का मैनेजमेंट सब किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। लेकिन ज्यादातर कार्य किनको करने पड़ते हैं? राज्य सरकारों को करने पड़ते हैं। अब देखिए शक्तियों का विभाजन। तो संविधान की भारत में संघवाद और इसमें शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ठीक है। और इसमें संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां सम्मिलित है। कितनी सूचियां? 3 सूचियां। और कौन कौन सी 3 सूचियां? नंबर 1 संघ सूची, ठीक है। नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। एक संघ सूची है, दूसरी समवर्ती अपने राज्य सूची और तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची। संघ सूची में कानूनों का निर्माण, कानूनों का निर्माण केंद्रीय सरकार करती है, केंद्रीय सरकार करती है, ठीक है। इसमें कानूनों का निर्माण राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है। और इसमें दोनों सरकारें, दोनों मतलब केंद्र और राज्य, दोनों सरकारें कानूनों का निर्माण करती है। और दोनों में केंद्र व राज्य सम्मिलित है, केंद्र व राज्य मिलकर कानूनों का निर्माण करती है। निर्माण करती है। दोनों सरकारें मिलकर क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। लेकिन विवाद की स्थिति में कौन करेगा? वो विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय या संघ सरकार का निर्णय वो फाइनल होगा। तो कहने का मतलब है कि ये विवाद वाली बात है कि हम बाद में करेंगे। किस समय करेंगे? कि केंद्र की ओर ज्यादा झुकाव है, मतलब एकात्मक संविधान की विशेषताओं के तौर पर बात करेंगे, या केंद्र की ओर ज्यादा झुकाव के संदर्भ में बात करेंगे, संघवाद के बारे में बात करें उस समय अपन ये बात करेंगे। तो खैर साथियों, संघ सूची कानूनों का निर्माण केंद्र सरकार करती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानूनों का निर्माण करती है, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें केंद्र और राज्य मिलकर कानूनों का क्या करती है? निर्माण करती है। मूल संविधान में 97 विषय थे संघ सूची में, राज्य सूची में 66 विषय थे। ये आपको याद रखना है साथियों। 66 विषय किसमें? राज्य सूची में। 97 विषय किसमें है? 97 विषय हैं आपके संघ सूची में। और 47 विषय किसमें है साथियों? वो है समवर्ती सूची में। कितने विषय? 47 विषय। ये थोड़ा सा आपको क्या करना है? याद करना है। अब 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें कुछ 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया। इनको जैसे कि शिक्षा राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में डाला गया। तो ये अब हमें कुछ इनके उदाहरण याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से इन 97 विषय में कौन कौन से हैं। वर्तमान में 97 विषय नहीं है इसमें, वर्तमान में इसमें भी 66 विषय नहीं है, उसमें भी मेरे ख्याल से वर्तमान में समवर्ती में 52 है, और इसमें कम हुए 62 के आसपास है, और इसमें एक बड़ा है 98 विषय एक है, ऐसा करके। लेकिन आपको याद यही करना है कि 97 विषय संघ सूची, राज्य सूची में 66 विषय, और समवर्ती सूची में वो कितने विषय हैं? 47 विषय। अब देखिए साथियों कि कौन कौन से जो क्षेत्र है या जो स्कोप है वो किसके पास है? संघ सूची के पास है। तो सबसे पहले संघ सूची के पास है अपने, वो है बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग इसके पास है, वित्त इसके पास है, रेलवे इसके पास है, डाक इसके पास है, ठीक है,
संचार इसके पास है, हवाई, देखिए बैंकिंग इसके पास है, वित्त इसके पास है, रेलवे है, डाक है, संचार है, हवाई मामले, ये सभी के सभी क्या है, संघ सूची के पास है। तो ठीक है, हवाई मामले। इसी प्रकार बहुत सारे आगे आदि लिख सकते हो आप, लेकिन इनमें से आपको याद करना। उसी प्रकार अगर और महत्वपूर्ण याद करो तो फिर प्रतिरक्षा है अपने इनके पास, संचार हो गया, प्रतिरक्षा आदि। ठीक है साथियों, और अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पुलिस है, भूमि है, जो कृषि भूमि है ना वो भूमि, ठीक है, अर्थात मतलब इस, ये लिख दो कृषि, ठीक है। और इसके साथ ही स्थानीय स्वशासन है, अभी हमने बात की थी 73 संविधान वाला स्थानीय स्वशासन, पुलिस है, भूमि है, स्थानीय स्वशासन है आदि इसके विषय है, ठीक है। और इसके साथ ही अपने जो केंद्र सरकार के क्या क्या है, नहीं, केंद्र व राज्य सरकार समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में एक तो गोद वाला है, उत्तराधिकार, गोद या उत्तराधिकार, ठीक है। इसके साथ ही इसके शिक्षा, इसके साथ ही वन, और इसी के साथ ही कृषि के अलावा भूमि, कृषि के अलावा भूमि, कृषि के अलावा जितनी भी भूमि है वो भूमि भी किस में आएगी, वो भी अपने समवर्ती सूची में आएगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में गोद पढ़ा, शिक्षा पढ़ी, शिक्षा के साथ ही अपने कृषि के अलावा जितनी भी भूमि है उस पर केंद्र और राज्य दोनों का क्या रहेगा अपने साथियों, कृषि के अलावा जितनी भी भूमि है उस पर वो समवर्ती सूची का विषय है। उसी प्रकार वन है वो भी समवर्ती सूची का विषय है, अपने कोई मजदूर संघ है वो भी समवर्ती सूची के विषय हैं। और इसी के साथ ही राज्य सूची में हमने पढ़ा कि पुलिस है, भूमि है, कृषि है, स्थानीय स्वशासन है। उसी के साथ ही अगर आप बात करो तो शराब है, जेल खाना है, अगर और भी याद करो, शराब का जितना भी रेवेन्यू आता है वो सब किसका है, शराब, जेल खाना आदि। तो राज्य सूची का पुलिस, भूमि, कृषि, स्थानीय स्वशासन, शराब, जेल खाना, ये सब किसके विषय हैं, राज्य सूची के। अब आती है संघ सूची, संघ सूची में बैंकिंग है, वित्त है, रेलवे है, डाक है, संचार है, प्रतिरक्षा है, ये सब किस में आएंगे, संघ सूची। वापस देख लीजिए साथियों, संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय है। संघ सूची में कानूनों का निर्माण केंद्र सरकार करती है, राज्य सूची में कानूनों का निर्माण राज्य सरकार करती है, और समवर्ती सूची में कानूनों का निर्माण कौन करती है, दोनों सरकारें करती है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करती है इनमें। लेकिन अगर किसी भी विषय पर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद की स्थिति में कानून कौन बनाएगा, तो उस विवाद की स्थिति में कानून बनाएगा आपके केंद्र सरकारों का कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। तो ये है अपने भारत में संघवाद में शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां। अब साथियों हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, कि उनकी भी थोड़ी बहुत बात करें, अनुच्छेद 1 क्या क्या बातें करता है। और अर्थात आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 1 की। भाग 1 में लगभग 4 अनुच्छेद हैं, और वे 4 अनुच्छेद ही कहीं न कहीं संघवाद से ही क्या है, जुड़े हुए हैं। तो कैसे हैं संघवाद से जुड़े हुए, वो देखते हैं। अभी भी हमारी बात भारत में ही चल रही है, इसलिए ये भारतीय संघवाद ही है। अब देखिए साथियों, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदुस्तान में साथियों एक बात कही गई है कि जैसे कोई भी राज्य है उस राज्यों का नाम परिवर्तन किया जाएगा। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि 1 नवंबर 1956 को हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में अलग अलग नाम थे, या हम ये भी पढ़ते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के समय हमारे देश में लगभग 562 या लगभग 565 रियासतें थी, उनका भी हमने एकीकरण किया।
और उनका एकीकरण करने के बाद भी अलग अलग प्रांतों में बांटा, ए बी सी डी श्रेणी के राज्य बनाए हमने। हमने 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन करके इन श्रेणियों को हटाकर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की स्थापना की, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इन सब का जिक्र इसमें ही एक में ही किया गया है। लेकिन हमने सुना है कि हमारे कर्नाटक का प्राचीन नाम मैसूर है, उसके साथ ही तमिलनाडु का प्राचीन नाम अपने जो मद्रास था। तो खैर ये नाम परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है, या ये नाम परिवर्तन कैसे हो गए, तो खैर इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। यही बात हमें बताएंगे अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। देखिए साथियों, अनुच्छेद यह 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसका संघ? राज्यों का संघ। अब राज्यों का संघ और फिर पीछे कोष्टक में लिखा है यूनियन। फिर क्या लिखा है? यूनियन। और अमेरिकी संविधान में शब्द लिखा है राज्यों के संघ के लिए फेडरेशन। क्यों लिखा साथियों? फेडरेशन और यूनियन दोनों का अर्थ यही होता है, दोनों का अर्थ संघ ही होता है, दोनों का अर्थ ही, दोनों ही यही संकेत करते हैं संघवाद है। लेकिन फिर भी हमने यूनियन शब्द को अपनाते हुए केंद्र सरकार को मजबूती की ओर आगे बढ़ाया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अब ये अनुच्छेद 1, 1 का पहला, फिर अनुच्छेद 1 और 1 का दूसरा, उसमें क्या लिखा गया? इसमें वे राज्य क्षेत्र आएंगे, वे राज्य क्षेत्र आएंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। विनिर्दिष्ट है। कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची। तो क्या लिखा गया अनुच्छेद 1 में? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। उसी प्रकार दूसरा क्या लिखा गया कि इसमें वे राज्य क्षेत्र आएंगे जो पहली अनुसूची, अनुसूची 1 में नहीं लिखा गया कि भारत में 28 राज्य हैं, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, नहीं, ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि वे राज्य क्षेत्र होंगे जो अनुसूची 1 में लिखी जाएगी, ये आर्टिकल में लिखा है। और अनुसूची 1 में, तो इससे ये आपको याद करना है, अनुसूची में भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों का विवरण मिलता है हमें। वे राज्य और संघ शासित प्रदेश है देश में जो अनुसूची 1 में लिखित है। तो आपको याद रखना है वर्तमान में 28 राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अर्थात 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, प्रदेश। ये आपको क्या करना है, थोड़ा अनुच्छेद 1 याद करना है। अब अनुच्छेद 2 क्या बात करता है? अनुच्छेद 2 का जिक्र इसमें तो नहीं है, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 2 यह करता है कि राष्ट्रपति की मतलब पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी होगी और अनुमति लेने के बाद भारतीय संसद अर्थात भारत की विधेयिका क्या कर सकती है? भारत की विधेयिका किसी भी विदेश के हिस्से को देश में सम्मिलित कर सकती है, किसी भी विदेश का हिस्सा भारत में ले सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लेना होगा। अब हमारा वापस बात आती है आर्टिकल 3 और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो कहीं न कहीं हम अभी बात कर रहे थे सीमा के नाम में परिवर्तन वगैरह उसको। तो ये याद रखना, अनुच्छेद 1 में लिखा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन संघ के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न 1 नंबर का पूछा जा सकता है, भारत में संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया साथियों, न कि भारत में संघ शब्द के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है साथियों? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या करता है? यदि किसी भारत के राज्य क्षेत्र, यदि किसी भारतीय राज्य क्षेत्र की सीमा नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा या नाम में परिवर्तन, अलग राज्य का निर्माण करना हो, अलग राज्य का
निर्माण करना हो तो ये शक्ति संसद के पास है। ये शक्ति किसके पास है भाई? संसद के पास है। ठीक है, शक्ति संसद के पास। उनकी भाषा ये नहीं है, बल्कि सामान्य तरीके से समझने के लिए यही भाषा का है कि यदि किसी भारतीय राज्य क्षेत्र है, भारत का कोई भी राज्य क्षेत्र, उसका नाम परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, अलग अर्थात अलग राज्य का निर्माण करना हो, या कोई नए राज्य का गठन करना हो, नए राज्य का गठन करना हो, अलग होगा तो नहीं होगा भाई, वैसे ऐसे ही गठन, नए राज्य का गठन करना हो तो भी आर्टिकल 3 के तहत, और इसी के तहत ही हमने नए राज्यों का भी गठन किया है, इसी के तहत ही सीमा में परिवर्तन भी किया है, इसी के तहत ही नाम परिवर्तन। तो देखिए, कर्नाटक का पहले क्या नाम था, यहाँ याद रखना, कर्नाटक का पहले नाम था मैसूर, कर्नाटक का मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया। तमिलनाडु का नाम बदलकर क्या कर दिया साथियों? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का नाम बदलकर कर दिया नहीं, मद्रास, मद्रास का नाम बदलकर हमने कर दिया तमिलनाडु। तो ये आर्टिकल 3 के तहत ही संसद ने ऐसा किया। उसके साथ ही आपको पता होगा कि हमने राज्यों को विभाजित करके, जैसे मध्य प्रदेश को विभाजित करके हमने छत्तीसगढ़ बनाया, तो ये सीमा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीज है। इसके साथ ही हमने मतलब झारखंड को, बिहार को विभाजित करके झारखंड बनाया। उसी प्रकार नए राज्यों के गठन में भी 28वां, मतलब उस समय 29वां, लेकिन हाल ही नजरों में देखे तो वो हमारा 28वां राज्य है, जिनका नाम क्या? तेलंगाना। और तेलंगाना का क्या किया गया? निर्माण किया गया 2014, 2 जून 2014, आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो उस प्रकार हमने नए राज्यों का भी क्या किया है? गठन किया है। तो ये भी संघवाद में सम्मिलित है, ये भी सारी की सारी शक्तियां किसके पास है? अपने संसद के पास है। ठीक है, आर्टिकल 3 में ये लिखा गया है। आपको 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि मैसूर किस राज्य का प्राचीन नाम था? तो कर्नाटक। मद्रास किस राज्य का प्राचीन नाम था? तो तमिलनाडु। या भारतीय संविधान या भारतीय संसद कौन से आर्टिकल के तहत किसी भी राज्य की सीमा में, नाम में या नए राज्य का गठन कर सकती है या उनके सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 3। ये तो साथियों है अपने आर्टिकल की बात है कि किसी शक्ति के बारे में, कि संसद के पास ये शक्ति है कि वो ये करेगी। अब इसके अलावा हम बात करेंगे, वो बात करेंगे कि केंद्र की ओर झुकाव कैसे है। सबसे पहले तो ये है कि हमने जो व्यवस्था ली है, ये हमने संघात्मक शासन व्यवस्था की जो व्यवस्था ली है, ये कनाडा से ली है। ठीक है, तो लिखना संघीय शासन प्रणाली का भारत में, ऐसे लिखना है आपको, भारत में संघीय शासन प्रणाली का, भारत में संघीय शासन प्रणाली का केंद्र की ओर झुकाव, केंद्र की ओर झुकाव, केंद्र की ओर झुकाव। ठीक है, अब कौन कौन से हैं केंद्र की ओर झुकाव में, इनके संदर्भ में हम पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा हमें पीछे वापस जाना होगा हमारे संविधान वेताओं को समझने के लिए या इनकी विचारधाराओं को समझने के लिए। देखिए साथियों, हमारे मन में आया होगा कि यह आता रहा होगा आज भी, कि हो सकता है किसी भी व्यक्ति को राजनेता बनने की उम्मीद हो, गहरी इच्छा लिए हुए बैठा हो, लालसा लिए हुए बैठे हो। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर उनके मन में है कि मैं किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनूं तो केंद्र के नीचे क्यों रहूं, एकदम स्वतंत्र तरीके से काम करूं, क्योंकि यही तो विवाद का कारण है कि केंद्र हस्तक्षेप कर देता है राज्यों में, तो ऐसा क्यों करना चाहता है? तो खैर, राज्य भी अपने अलग अलग स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करना चाहते हैं, हालांकि है स्वतंत्र निकाय, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ना ही इसमें कोई दो राय वाली बात है। तो ये चीज है। तो इसमें क्या है साथियों, कि जिस समय हमारा देश विभाजित हुआ, उस समय एक तो लोगों को देश का विभाजन का डर था, मतलब संविधान वेताओं को, अगर केंद्रीय सरकार सशक्त नहीं बने, केंद्र सरकार अगर मजबूत नहीं, केंद्र को मजबूत नहीं बनाया, तो हो सकता है कभी न कभी ऐसी स्थिति आएगी कि बाकी वाले ये राज्य क्षेत्र है, ये हमारे देश से अलग हो जाएंगे, नए देश का। इसका मतलब है उनको लगता था देश में मतलब खंडित होने की शंका थी उनको,
मतलब अखंड नहीं रहने की शंका थी। इसके लिए इस शंका से बचने के लिए भी उन्होंने क्या किया साथियों, उन्होंने सशक्त केंद्र सरकार का निर्माण किया। ये केंद्र की ओर झुकाव कहो या सशक्त केंद्र सरकार कहो, ये दोनों एक ही चीज है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा मतलब संभव है या ये है। साथियों अगर छोटे क्षेत्र या पहली चीज से बात करें तो पहला चीज यह है कि हमारे देश में संविधान एक है, चाहे केंद्र का हो और चाहे राज्य का हो। दोनों देशों में क्या मतलब ऐसा नहीं है हमारे राजस्थान में राजस्थान राज्य का अलग संविधान है और केंद्र का दिल्ली का मतलब भारत का अलग संविधान है, नहीं। एक ही संविधान है, एक ही संविधान के अंतर्गत रहकर वे क्या करते हैं, काम करते हैं। सबसे पहली चीज आपातकाल का प्रावधान। कौन सा प्रावधान? आपातकाल, आपातकालीन प्रावधान। और आपातकालीन प्रावधान में क्या चीज है? भारतीय संविधान का 3 आर्टिकल जो आपातकाल की बात करते हैं, आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, अनुच्छेद 356 जो राज्य आपातकाल की बात करते हैं। राज्य में संवैधानिक शासन अगर ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा हो तो उस समय 356 का प्रयोग किया जाता है और फिर 360 वित्तीय आपातकाल। आज हम यहाँ आपातकाल के प्रावधान के तौर पर हमारे लिए जो आज की बात की जो महत्वपूर्ण है वो आर्टिकल 356 है, क्योंकि राज्यपाल के पास वो शक्ति है कि आपातकाल की राष्ट्रपति को क्या कर दे, वो कह दे कि राज्य में क्या है, आपातकाल लगाना है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। और दूसरे तरीकों से हम देखें तो आपातकाल के प्रावधानों में कि अपने पहली चीज तो एक जिस समय देश में आपातकाल लगा हो उस समय सभी क्षेत्रों में कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी, चाहे वो राज्य हो और चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो। तो पहली चीज तो आपातकाल का प्रावधान है जिसके तहत केंद्र की ओर ज्यादा या सशक्त केंद्र को किया गया है। दूसरी ओर है राज्यपाल, राज्यपाल की व्यवस्था। हमने जो राज्यपाल की व्यवस्था की है वो राज्यपाल की व्यवस्था भी क्या है, कहीं न कहीं केंद्र की ओर झुकाव करती है, क्योंकि राज्यपाल किसका होता है राज्य में? जैसे कि वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट है केंद्र सरकार में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो राजस्थान में वर्तमान में जो गवर्नर जनरल जो राज्यपाल है, गवर्नर जो बैठने वाला है, वो बीजेपी का ही आदमी है। तो कहने का मतलब है कि वो क्या करता है कि हो सकता है किसी भी काम में अपना टांग अड़ा सकता है या किसी भी ऐसे मामले को जो रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, या फिर एक बार माफ कीजिए, खुद रोक सकता है या खुद पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। और ये भी चीज है कि कभी कभार राष्ट्रपति खारिज भी कर ले, तो इसके कारण भी केंद्र क्या है, मजबूत होता है, केंद्र सशक्त है। ठीक है, तो एक तो है अपनी राज्यपाल की व्यवस्था वाला। दूसरा ये भी हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की जिस समय नियुक्ति की जाती है तो उस समय राज्य सरकार को अमूमन नहीं पूछा जाता है या राज्य के मुख्यमंत्रियों से ये सलाह नहीं ली जाती है। हालांकि सरकारी आयोग की रिपोर्ट पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, तो सरकारी आयोग की रिपोर्ट ने ये कहा है कि अगर राज्यपाल की नियुक्ति करे तो पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा जरूर करें। ठीक है, तो एक है अपनी राज्यपाल की व्यवस्था आपात। और तीसरा फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयक पर वीटो। कभी कभी देखिए कि राज्यपाल क्या करता है कि, और इसमें ये राज्यपाल है जो, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आर्टिकल 356 के तहत ही राज्यपाल क्या कहता है राष्ट्रपति को कि राज्य में संवैधानिक तंत्र ठीक तरीके से चल नहीं रहा है, क्योंकि वो केंद्र सरकार का आदमी होता है और उसके तहत ही क्या किया जाता है, राज्यपाल केंद्र की ओर से काम करता है और ये केंद्र सरकार या राष्ट्रपति को कहता है, अर्थात केंद्र को आदेश देता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र ठीक नहीं है और इसी के लिए आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयक पर वीटो, अगर जैसे हमने पहले बात की, अगर मान लीजिए कि राज्य विधानसभा ने या राज्य विधानमंडल ने अगर किसी भी विधेयक को विधानमंडल में पास करके किसके पास भेजा है, राज्यपाल के पास भेजा है, तो राज्यपाल उस विधेयक को क्या करेगा, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख देगा और राष्ट्रपति को भेजेगा। हो सकता है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा दे, हो सकता है राष्ट्रपति नहीं लौटाए और उसके ऊपर क्या कर ले, वीटो कर ले। तो ये भी केंद्र सरकार को क्या करता है, मजबूत बनाता है। इसके साथ ही साथियों चौथा है तो प्रशासनिक अधिकारी।
या अधिकारियों की नियुक्ति कर राज्य पर नियंत्रण स्थापित करना। अब देखिए चौथा कारण है प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर राज्य पर नियंत्रण स्थापित करना। जैसे कि साथियों हम देखते आ रहे हैं कि जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ये सारे किसके होंगे? संघ लोक सेवा आयोग के होंगे, अर्थात केंद्र सरकार के होंगे। और ये अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं कि राज्यों में रहकर केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों में रहकर, और राज्यों की नीतियों के बारे में केंद्र सरकार को अवगत करवाते हैं, राज्यों के बारे में अवगत करवाते हैं केंद्र सरकार को। राज्य में ये कार्य चल रहे हैं, कार्य सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, उन सब का केंद्र की ओर से प्रभुत्व कौन करेगा? राज्य सरकार। मतलब ये जो प्रशासनिक अधिकारी है, और प्रशासनिक अधिकारियों को राज्य सरकार न तो हटा सकती है और न ही उनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। न तो हटा सकती है और न ही अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। ये भी चीज हम किस में पढ़ते हैं कि एक केंद्र को सशक्त या मजबूत बनाने का कार्य ही किया जा रहा है। जैसे कि हमने चीजें पढ़ी, एक आपातकाल का प्रावधान है देश में। आपातकाल के साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि जो राज्यपाल की व्यवस्था है वो भी है, और इसके साथ अपने जो राष्ट्रपति है वो राज्य के विधेयक पर वीटो कर सकता है। फिर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है, और इसके साथ ही अपने बात करें वित्तीय संबंधी मामलों की। किसकी बात करें? वित्तीय संबंधी मामलों। वित्तीय क्षेत्र का केंद्र के पास होना, वित्तीय क्षेत्रों का केंद्र के पास होना, अर्थात राज्य अनुदान और ऋण के लिए ये केंद्र देखिए साथियों कि वित्तीय क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र में भी क्या है कि वित्तीय क्षेत्र है वो भी, इसके ऊपर भी अमूमन ज्यादा अधिकार किसका है? केंद्र का है। तो वित्तीय क्षेत्रों का केंद्र के पास होना, अर्थात क्या होता है? राज्य अनुदान और ऋण के लिए केंद्र पर निर्भर करती है। मतलब राज्य का अनुदान और ऋण के लिए केंद्र पर निर्भर, केंद्र पर निर्भर होना। किसके? राज्य का अनुदान और ऋण के लिए केंद्र पर, कि राज्यों को केंद्र से मांगना पड़ेगा, ऋण केंद्र से लेना पड़ेगा। अगर मान लो कि राज्य में क्या कांग्रेस की सरकार है और देश में बीजेपी की सरकार है, तो हो सकता है सरकार उन्हें कम पैसे देगी या कम ऋण देगी या अनुदानों में, या उन्हें उनके राज्य में इतनी विकास योजनाएं नहीं लागू करेगी कि जितनी किसी और राज्य में, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट वाले राज्य में करेंगे। और खैर ये कहीं न कहीं विवाद का कारण बना रहता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अपने अगले एपिसोड में कि किस प्रकार राज्य और केंद्र के मध्य विवादों का ये कारण बन रहे हैं। और उसी के साथ ही अगर हम मार्शल लॉ की बात करें साथियों, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ का मतलब होता है सैनिक कानून। कैसे कानून? सैनिक कानून। सैनिक कानूनों के तहत क्या होता है? आर्टिकल अनुच्छेद 33 और 34। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 34, 33 या 33, 34 के तहत क्या है कि अगर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है, सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है, तो उस सैनिक शासन के जिस समय जिस क्षेत्र में सैनिक शासन लागू है, तो उसमें सारी की सारी शक्ति किसके पास होगी? सेना के पास होगी, और अर्थात है केंद्र के पास चली जाएगी। तो इसलिए भी राज्यों मतलब केंद्र क्या है? मजबूत है। इसके साथ ही हमने पहले भी पढ़ा था आपने कि समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में विवाद के अवसर, विवाद होने पर
केंद्र का निर्णय अंतिम माना जाता है। केंद्र का निर्णय क्या माना जाता है? अंतिम माना जाता है। ये भी केंद्रीय शासन प्रणाली को क्या करता है, या केंद्र सरकार को सशक्त और मजबूत बनाने अर्थात केंद्र की ओर झुकाव देने की बात करता है। तो इन सब तथ्यों के या इन सब प्रावधानों या इन सब के तहत हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो देश में जो संघवाद है वो केंद्र को क्या कर रहा है, सशक्त कर रहा है, मजबूत कर रहा है। इसी के साथ ही केंद्र की ओर झुकाव रखते हुए देश के मतलब उस समय के विधानसभा के एक सदस्य टीटी कृष्णामाचारी ने ये कहा था कि दुनिया के लगभग सभी देशों ने संघवाद को अपनाया है और ये संघवाद सही भी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो पुलिस राज्य थे वो लोक कल्याणकारी राज्यों में बदल रहे हैं और कहीं न कहीं और सभी जितने भी देश अभी जो पुलिस राज्य वो लोक कल्याणकारी राज्यों में बने, उन सब का झुकाव किसकी ओर है? केंद्र की ओर है। ये टीटी कृष्णामाचारी के उनके विचार थे उस समय जो जिस समय इनके संघवाद के ऊपर बात की जा रही थी। तो ये साथियों अपने संघवाद के क्षेत्र में आज हमने इतना पढ़ा, बाकी अगले जो आगे पढ़ेंगे वो अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा हँसते रहिए, गुनगुनाते